इस दौरान एक और तजुर्बा मुझको हुआ कि जब ये कथा रुक गई तो मैं बड़ा रिटायरमेंट मेरा हो गया, समय था मेरे पास में कि आखिर ये कथा आगे बढ़ क्यों नहीं रही, मेरे प्रयास करने के बाद में भी कथा नहीं बढ़ रही। तो जिस सेंस ने ये कहा था कि सीता जी की कहानी लिखी है, उसी तरह से मुझे आदेश हुआ। अच्छा। जनक किसने दिया कि जब तक हनुमान जी की सेवा नहीं हो जाएगी तब तक कथा पूर्ण नहीं होगी। अच्छा। जब तक हनुमान जी की सेवा नहीं हो जाएगी तब तक कथा पूर्ण नहीं होगी। और राठौर जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जाड़ों के दिन से मैं अपने एक रजिस्टर लेकर के और पेन लेकर के छत में चला गया, फिर मैंने एक हनुमान चालीसा लिखा। अच्छा, हनुमान चालीसा नया लिखा? नया लिखा। अच्छा। और उस हनुमान चालीसा को लिख करके मेरे मित्र योगेश जी और पाल साहब हैं, वो मिलने के लिए आए मेरे पास में। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कि योगेश जी जरा देखना ये हनुमान चालीसा कैसा है। उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा हमें छपवा दें, मैं छपवा दूँ। तो वो उन्होंने प्रकाशित भी उसको करा दिया। और उसके बाद वो कथा ऐसा जैसे किसी में पंख लग जाते हैं। प्रतिदिन 10 क्षण 11 क्षण 10 क्षण 11 क्षण पहले रफ बन ले। अच्छा। फिर प्रातः काल उनको फेयर करना। अच्छा। फेयर करके दोपहर को उनको राइट डाउन करना मेरे को। और जो कहानी 24 साल से जो पेंडिंग पड़ी हुई थी वो मेरी 1 साल के अंदर पूरी हो गई। ऐसी कृपा हुई, ये ऐसी कृपा हुई हनुमान जी की। अच्छा सर, अब जरा हम उस पर आते हैं। वर्ष 2022-23 में आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने जगन्नाथ दास रत्नाकर सम्मान से सम्मानित किया। और अमृतलाल नागर जी कहा करते थे कि यश जो मिलता है किसी को भी, चाहे वो कलाकार हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, तो वो लौटती हुई ऊर्जा होती है। जैसे आप दीवार पर बॉल फेंकते हैं और बॉल आपकी तरफ लौट कर आती है, ऐसे ही कोई कलाकार साधना करता है, कोई भी व्यक्ति अपनी साधना करता है, तपस्या करता है, ऊर्जा फेंकता है इस प्रकृति में, और फिर यश के रूप में वो जो ऊर्जा है वो उसके पास वापस लौटती है। तो जब आपको सम्मानित किया उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने, तो कैसा आपने महसूस किया? अच्छा तो महसूस किया ही होगा। और कैसा लगा कि जो आपकी इतने वर्षों की साधना थी, तपस्या थी, अब यश के रूप में वो आपके पास वापस लौट रही है, वो थोड़ा अनुभव बताइए। देखिए, मान और सम्मान हर कोई चाहता है। एक विचारक ने कहा था कि मानव होना सौभाग्य है, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। नीरज जी ने कहा था ये। तो सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य ये कि हमारी मिट्टी ने हमको कवि रूप में स्वीकार किया। और विशेष रूप से तब और भीतर से आह्लाद पैदा होता है जब कोई अधिकृत व्यक्ति या कोई संभ्रांत व्यक्ति या राजा ही कहा जाएगा उसको, तो वो आपको सम्मानित करे, तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सर, अभी तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही राजा है, तो स्वाभाविक सी बात है, राजा ही है वो। लेकिन मेरी अपना एक मानना एक दूसरा है कि हमारा जो धर्म है वो कर्म करने का है, लेखनी चलाने का है, मान के पीछे भागने का नहीं है। हम यदि मान के पीछे भागेंगे तो फिर एक सामान्य आदमी और हमें अंतर क्या रह जाएगा। मैं 2 पंक्तियाँ लिखी थी इसके लिए कि मुझको चाहत नहीं दुनिया में मुझे मान मिले, बस तेरे प्यार की मदरा से भरा जाम मिले। वाह। बस तेरे प्यार की मदरा से भरा जाम मिले, तेरे नज़दीक और भेजती है हर ठोकर, तेरे नज़दीक और भेजती है हर ठोकर, कोई ठोकर ऐसी लगे तेरा मुकाम मिले। वाह वाह। कोई ठोकर ऐसी लगे तेरा मुकाम मिले। ये सम्मान पत्र मिले हुए हैं, डायरियों के अंदर रखे हुए हैं, फाइलों के अंदर रखे हुए हैं, दीवार पर टंगे हुए हैं। कितने दिन का जीवन है, इस जीवन को लेने के बाद, जाने के बाद में, भोगने के बाद में इनका क्या होगा? क्या इन बच्चे इनको रखेंगे? ये उठा करके कहीं ना कहीं ये कूड़े के अंदर रख जाएंगे। असली चीज़ तो ये ग्रंथ हैं जो हम छोड़ करके चले जा रहे हैं। ये हमारी सब यादगार कभी कभी नहीं मरता। जब भी किसी कवि का कोई उद्धरण, कोई कोट किया जाता है तो ये कहा जाता है कबीरदास जी कहते हैं।
कबीरदास जी उपस्थित नहीं है इस समय, हाँ, लेकिन कहा जाता है कबीरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, ये कहा जाता है ना। तो इन रूप में हम जीवित रहेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा मान है। जैसे सर ये सम्मान जो मिलते हैं, जैसे आपको भी मिला, कलाकार को राजा ने ही सम्मानित किया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राजा ही हैं, तो कहीं इससे हमें कुछ सृजन में कुछ ऊर्जा मिलती है कि भाई निश्चित हमको सम्मानित किया गया है, इस योग्य समझा गया है, तो हमको प्रेरणा मिले कि आगे और हम अच्छा अभी जैसे एक मेरा एक ग्रंथ ये सम्मानित हुआ जी, तो ये मुक्त ग्रंथ है, जिसमें मुक्त रूप से 2-3 विधाओं का समावेश है, दोहे हैं इसके अंदर, इसके अलावा मत सवैया हैं इसके अंदर घनाक्षरी छंद हैं। अब प्रबंध काव्य लिखने की इच्छा हो रही है कि प्रबंध काव्य लिखूं और वो भी प्रकाशित हो, तो उसके बाद में फिर उसको भी भेजूं, उसको भी पहचान करूं। ये प्रबंध काव्य सर हम समझ नहीं पाए, ये बताइए क्या होता है। हमारे दर्शक भी समझेंगे। प्रबंध काव्य जी, एक होता है मुक्त रूप से लिखना, अच्छा, एक होता है किसी चीज़ की किसी कथा को हम लिखें क्रमबद्ध रूप से। तो मुक्त काव्य के अंदर जितनी भी मुक्तक हैं, घनाक्षरी हैं और जो जितने भी छंद हैं, ये सब मुक्त काव्य के अंदर आते हैं। प्रबंध काव्य के अंदर 2 काव्य आते हैं। अच्छा, एक होता है खंड काव्य, अच्छा, एक होता है महाकाव्य। अच्छा, खंड काव्य, महाकाव्य, वो प्रबंध काव्य के, ये प्रबंध काव्य में आते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर किसी कथा को वर्णन करना होता है। अब खंड काव्य कौन सा है? जिसकी एक नायक या नायिका हो, अच्छा, और 7 अध्यायों के अंदर उसका समापन हो जाए। अच्छा, 7 अध्यायों के अंदर समापन, 7 अध्याय में समाधि, वो तो हो जाता है खंड काव्य। और 7 से ऊपर यदि काव्य अध्याय पहुंच रहे हैं जी, तो ये फिर महाकाव्य की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। जैसे तुलसीदास जी का ये हमारा महाकाव्य है, ठीक है ना। तो महाकाव्य की एक विशेषता और भी है। महाभारत महाकाव्य, महाकाव्य, हाँ, महाकाव्य की एक बड़ी विशेषता और भी है कि खंड काव्य के अंदर जैसे जयशंकर प्रसाद ने रश्मि रथी रखा, ये कर्ण के ऊपर था, वो खंड काव्य है, वो खंड काव्य है, ठीक है। लेकिन महाभारत अपने आप में महाकाव्य है। तो महाकाव्य की एक विशेषता ये भी है कि जो नायक है काव्य का, उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे नारी हैं, चाहे पुरुष हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, पिताजी हैं, जो उनके मित्र आदि हैं, उनका भी उनमें वर्णन किया जाएगा। अच्छा, देशकालीन स्थिति और परिस्थितियों का भी वर्णन किया जाएगा, और प्रकृति का भी, उस समय की जो प्रकृति का है उसका भी चित्रण किया जाएगा। इस सबका कलेवर को जो समेट करके तैयार होगा वो महाकाव्य है। अब जैसे सीता सप्तशती के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये मेरा महाकाव्य का रूप है, क्योंकि इसके अंदर 13 अध्याय है, 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा। और ये भी कहा जाता है कि महाकाव्य लेखक को महाकवि कहा जाता है। बहुत सुंदर। अच्छा सर, इप्टा मथुरा से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और आपने बहुत सारे गीत और इप्टा के नाटकों में आपका बहुत योगदान रहा है जी। तो थोड़ा शुरुआत से उसके बारे में बताइए कि इप्टा मथुरा से कब आपका जुड़ना हुआ, कैसे जुड़ना हुआ, और क्या आपका अनुभव रहा इप्टा मथुरा के साथ। जैसे भी आपने योगेश जी तो साथ ही बैठे हैं, पाल साहब का नाम लिया, क्योंकि हमारे योगेश जी और पाल साहब ये नाटककार क्या, ये बहुत बड़े समाज सेवी है। अच्छा। मैं तो जो कला का जो सेवक होता है, कला की सेवा कोई भावुक व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके अंदर भाव ही नहीं है वो कला की क्या सेवा करेगा, क्योंकि कला अपने आप में भाव मानती है। जब तक भाव ही पैदा नहीं होंगे तब तक कला की सेवा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इन्होंने अपना एक मंच बना रखा था जिसका नाम था, विस्मरण हो रहा है मेरे को, राष्ट्रीय थिएटर। राष्ट्रीय थिएटर के बाद में इन्होंने उसमें नाटक भी किए। राष्ट्रीय थिएटर को इन्होंने फिर इप्टा के इनके अवस्थी जी से बात हुई, अब आगरे वालों से, दिलीप रघुवंशी जी, राजेंद्र रघुवंशी आगरा, उनसे बात हुई। वो आए, चंपाक इंटर कॉलेज के अंदर शायद सभा हुई थी, बैठक हुई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप इप्टा की यहाँ पर ब्रांच डाल लीजिए। तो राष्ट्रीय थिएटर को इसमें मर्ज किया गया। अच्छा। और ये ब्रांच तब से इप्टा की कार्य कर रही है। इन बातों को हो गए होंगे
योगेश जी कितना समय हो गया, मैं समझता हूँ 35-36 साल हो गए इसको, तब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लगभग शुरुआत से ही आप साथ में मैं, जुड़े हाँ, हैं, शुरुआत जब से राष्ट्रीय थिएटर था तभी से आप जुड़े हैं। मेरी बेटी ने, बल्कि राष्ट्रीय थिएटर ने एक नाटक किया था, चंपा अग्रवाल में हुआ था। अच्छा। मेरी बेटी ने उसमें भाग भी लिया था। एक नाटक था दिल्ली ऊंचा सुनती है, जी। तो योगेश शर्मा जी के द्वारा उसका निर्देशन किया गया था। उसके लिए गीत लिखा था। पेड़ से टूट कर जैसे पत्ता गिरे, पेड़ से टूट कर जैसे पत्ता गिरे, आँख से आंसू जैसे कोई आ गिरे, छोड़ बाबुल की गलियां सिसकती हुई, जैसे कांधों पे दुल्हन की डोली चले, चार कांधों पे चढ़ मैं चला जाऊंगा, चार कांधों पे चढ़ मैं चला जाऊंगा, डोली जब मैं चढ़ूं तुम दुआ मांगना, चढ़ सवारी चलूं तो खुशी बांटना, करना श्रृंगार मेरा स्वयं हाथ से, ना समझना कि छूटा कोई साथ से, गीत का खोल देना खजाना मेरा, गुनगुना लेना नगमा जुबां से जरा, प्यार से करना बंधु तुम मुझको विदा, हाथ ऊपर उठा देना कह अलविदा, हाथ ऊपर उठा देना कह अलविदा, कि कोई मीठी सी धुन गुनगुनाते हुए, कोई मीठी सी धुन गुनगुनाते हुए, हंसता हंसता मैं गाता चला जाऊंगा, जैसे कांधों पे दुल्हन की डोली चले, चार कांधों पे चढ़ मैं चला जाऊंगा, चार कांधों पे चढ़ मैं चला जाऊंगा। ये गीत था। बहुत सुंदर सर। योगेश जी सही बता रहे थे, वाकई दर्शक रोए होंगे, मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे थे जो सुन के। तो क्या सर फ़र्क महसूस करते हैं, जैसे एक तो आप अपने सहज जो आपका भाव आ रहा है उसमें आप काव्य रचना कर रहे हैं, एक आपको नाटक में कोई सिचुएशन दी योगेश जी ने या पाल साहब ने कि देखिए सर ये सिचुएशन है, इस पर ये गाना आपको लिखना है, तो कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं उसके साथ, या कुछ ऐसा बाउंडेशंस फील होती हैं? केवल थोड़ी सी इस पर ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। तो लेखन तब संभव होता है जब जिसका चित्रण लेखन करना चाहता है, लेखक करना चाहता है, वो उसके धरातल पर जाकर के उतर जाए। लेखक जब तक दृष्टा नहीं बनेगा तब तक घटना का वर्णन नहीं हो सकता। लेखक को माना वो 10 साल पहले या 20 साल पहले किसी स्थिति का चित्रण करना चाहता है, तो 20 साल पहले समय के काल में जो घटना हो रही होती है उसका उसको दृष्टा बनना पड़ेगा, तब तो वो लिखने में सफल हो जाएगा, अन्यथा ऊपर ऊपर तैर करके बाहर निकल करके आ जाएगा। लेखक को उतरना पड़ेगा, उसे उसकी अपनी कल्पना से उसको उन सभी घटनाओं को होते हुए देखना पड़ेगा, तब जा करके वो उसका लेखन में सफल हो पाएगा। अब ये जितनी कोई व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है अपने कल्पना लोक में भीतर, किसी को समय लग जाता है, बस ये है। जैसे पुराने वक्त में क्या था कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी जो है पूजनीय साहित्यकार हैं, बहुत से हमारे बिल्कुल प्रथम श्रेणी के जो साहित्यकार थे, उन्होंने जो है फिल्म कुछ लिखी, कुछ फिल्मों की कहानी लिखी, और उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म लिखने से मना कर दिया, क्योंकि समस्या क्या थी कि फिल्म की जो तकनीक है, फिल्म की जो विधा है, उसमें उन्हें एक बाउंडेशन में काम करना पड़ता था। डायरेक्टर ने सिचुएशन दे दी कि ऐसा है, ये है, फिर उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने चेंजेस भी करा दिए कि इसको ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, और वो अपना फ्री हैंड, अपनी जो उनको भाव उनका आ रहा है सहज, उसमें चाहे उन्होंने उपन्यास लिखा या कविताएं लिखी हैं, जो भी लिखी, तो वो वहाँ कंफर्टेबल उन्हें नहीं हो पाते, फील हुआ। तो इस विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे, तकनीक का ये जो देखिए, जहाँ ये जो लोग पैसे के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे या मान के पीछे भागते हैं, वो अपना
संतुलन बैठा देते हैं, उनका वहाँ से संतुलन हो जाएगा, वो खप भी जाएंगे। कि ठीक है, हमें पैसा मिलेगा, इसमें हमें तो पैसा लेना है, हमें मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा हम वो बता रहे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिद्धांतों से सौदा नहीं करते सौदा। आपको यदि स्मरण हो तो अलीगढ़ के नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी, इन्होंने भी गीत लिखे, फिल्मों के अंदर गीत लिखे, लेकिन ये वहाँ नहीं निभ पाए और हार करके वो अलीगढ़ आ गए। इस समझौता नहीं कर सके। यदि ये भी समझौता कर लेते तो क्या, अब जिस तरह से आज मजरू सुल्तानपुरी और दूसरे शैलेंद्र जिससे लोगों के नाम जो लिए जाते हैं साहब, इनसे भी ऊँचे होते हैं आज हमारे नीरज जी। मेरा नाम जोकर के गीत इन्होंने तो लिखे थे। हाँ, नीरज जी के तो बहुत गीत हैं, शोखियों में घोला जाए फूलों का स्वभाव। अब ऐसे ऐसे साहित्यिक गीत कौन लिख पाएगा? ये दिल और उनकी निगाहों के साए। अब उस जमाने के उनके गीतों को देख लीजिए जो इन फिल्मों में के अंदर वो डाले गए, और आज के गानों को देख लीजिए। परिवार के अंदर बैठ कर के यदि फिल्माइज हो रहा हो तो शायद आप देख नहीं पाएंगे, इतनी अश्लीलता दिखाई दी जाती है। तो ऐसे लोग वहाँ से फिर छोड़ आते हैं। तो कोई सर ऐसा नाटक इप्टा का आपको याद हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो और जिसमें आपने गीत भी लिखे हों? देखिए, वैसे तो बहुत हैं, पर कोई एक या दो जो आपको याद हो। इप्टा के तो सभी नाटक यादगार रहे हैं। अच्छा। सिंहासन खाली है, हमारी योगेश जी ने इसका किया था निर्देशन। गधे की बारात भी नाटक हुआ था, चंपा के बगल में हुआ था शायद वो। तो अब उम्र इतनी हो गई है कि इतना स्मरण रहता नहीं है। बस ये है, जब जब इनका आदेश हुआ है तब तक इनको जगह करके दे दिया गया है। तो सर आपकी बहुत सारी रचनाएं मैं यहाँ रखी हुई भी देख रहा हूँ और मेरी जानकारी में भी है, गिनना मुश्किल है। फिर भी कुछ विशेष आपकी कृतियाँ जो आपके दिल के बहुत करीब रही हों, उनके विषय में आप बताना चाहें। उनको लिखते समय कैसा महसूस हुआ, जब वो प्रकाशित हुई तो कैसा महसूस हुआ, जब दर्शकों की प्रतिक्रिया आई, पाठकों की प्रतिक्रिया आई, तब कैसा महसूस हुआ? प्रकाशन अपने आप में बड़ा महंगा है आज के ज़माने में। 1 रुपये का एक पृष्ठ पड़ता है। यदि 100 पेज की आपने वो पुस्तक छपवानी है तो कम से कम 100 रुपये तो मिनिमम कॉस्ट उसकी आएगी। फिर वो पेज तो ये संभव नहीं हो पाता कि इसको पूरी तरह से जो लिखा हुआ साहित्य है उसको सबको प्रकाशित कराया जा सके। हम तो लिख करके छोड़ जाएंगे, बाकी फिर ये समय बताएगा कि इसमें जो कुछ छपना चाहेंगे। प्रातः काल मैं राधा जी का स्मरण किया करता था। अच्छा। अभी करता हूँ। तो मैंने ये निर्णय लिया था, इस साल मैं जो भी भाव देंगे उसी भाव को मैं अपने दोहों में डालूंगा। अच्छा। दोहे लिखूंगा। अच्छा। तो दोहे लेखन से शुरुआत मैंने की। 2 से फिर 3 हुए, 3 से वो 4 हुए और फिर 5 तक पहुंच गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1 वर्ष के अंदर मेरे 1111 दोहे उस पर तैयार हो गए। अच्छा। दिखाता हूँ, देखिए, आपको यहीं रखी है, ये देखिए। अच्छा, राधा माधव, देखिए, राधा भाव गंगा, राधा भाव गंगा। इसमें 1111 वो दोहे हैं। अच्छा। जो इनकी कृपा से लिखे गए। 1111 दोहे हैं इसमें, और सब उन्हीं की कृपा से लिखे गए। ये राधा भाव गंगा है। हाँ, ये राधा भाव गंगा ही है सर। हाँ, राधा सुख सागर होगा, ये दूसरा है। अच्छा, ये राधा भाव सागर। हाँ, तो राधा सुख सागर वो दूसरा है। मैं इसका एक दोहा पढ़ देता हूँ। ये दोहा नहीं है, इसमें छंद होगा। हाँ, छंद, ये छंद है। ये करीब 400 छंद। जन्म दिवस राधा रानी का हो सबको सुखदाई रे, नाचो गाओ, क्या है सर ये शब्द, मनाओ। आप ही पढ़ के सुनाइए सर। जन्म दिवस राधा रानी का हो सबको सुखदाई रे, नाचो गाओ मौज मनाओ लली धरा पर आई रे। कृष्ण प्रिया वृषभानु किशोरी
माँ की रत्ने जाई रे, नमन उन्हीं के श्री चरणों में, सबको जन्म बधाई रे। राधे नाम सुनाता चल, राधाष्टमी मनाता चल। ये लावणी छंद के अंदर है। लावणी छंद। हाँ, इसके अंदर इस ग्रंथ में ये राधा भावगंगा है। इसमें करीब 385 छंद हैं इस तरह के। अच्छा। और जो दोहे के बारे में जिक्र कर रहा था उसमें 1111 उसका नाम रखा गया राधा सुख सागर। अच्छा, वो अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ, वो पलित अलमारियों में रखी हुई है। इस तरह से ये अभी आपका अप्रकाशित है। अप्रकाशित, ये भी अप्रकाशित है। अच्छा सर, ये भी देखिए, ये भी अप्रकाशित पड़ा हुआ है। छंद कालिंदी। छंद कालिंदी। हाँ, इसके अंदर छंदों का वर्णन है पूरा। ये चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, जो प्रकाशित हुई हैं आपके काव्य संग्रह, उनके विषय में कुछ बताइए। दर्शकों की प्रतिक्रिया जब आई तो कैसा आपने महसूस किया जब वो प्रकाशित हुई, और कोई विशेष जो आपके बहुत दिल के करीब हो? देखिए, कविता कभी नहीं, कविता बिकती नहीं है, जो मेरी अपनी मानता है। अच्छा। कविता बिकती नहीं है। आप छपा लीजिए, छपा करके आप भेंट कर दीजिए उसको। बहुत बड़े कवि होते हैं वो, ना ही हर व्यक्ति अपने इस उत्पादन को बेच पाएगा। मेरी अपनी जिसमें मान्यता है। हालांकि मेरे 5000 फ्रेंड हैं फेसबुक पर जी, और मैं एक विज्ञापन डाल दूँ कि भाई मैंने ये पुस्तक लिखी है और उसकी कीमत इतनी है, निश्चित रूप से खड़े खड़े बिक जाएंगी, लेकिन मैं नहीं बेच पाऊँगा। इतनी परिश्रम कौन कर पाएगा? जब मानो 10 मित्रों ने मंगाई पुस्तक, उसको पहले पैक करूं, फिर उसको मैं पोस्ट ऑफिस में ले करके जाऊँ, वहाँ से बुक कराऊँ, उसके बाद में वहाँ से पेमेंट आए, तो इसका मूल्यांकन समय करेगा। कभी व्यवसाय नहीं होता है, और जो व्यवसाय करते हैं वो आप देख रहे हैं मंच की स्थिति। आप क्या कारण महसूस करते हैं? जैसे कविता बिकती नहीं, कविता क्या कोई भी कला एक सीमा के लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को, उसके साथ कनेक्ट। देखिए, महत्व इसका बहुत है। हाँ। लेकिन आज के जो पीढ़ी चल रही है, इस पीढ़ी का अपनी भाषा के प्रति मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी लगाव नहीं है। अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर बच्चों को डालेंगे। घर में उनको इंग्लिश से बोलते हुए देख करके उनको बड़ी खुशी होगी। आश्चर्य होता है जब वो 69 और 79 और 89 के अंदर अंतर नहीं जानते। मेरे बच्चे भी नहीं जानते, उनको इंग्लिश में बताना पड़ता है। दूसरी ओर स्थिति क्या है? हम गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं, यानी हम सरकारी अध्यापक तो बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा विरोधाभास है। ये विरोधाभास है। हाँ, हम अपनी सरकारी नौकरी तो चाहते हैं, हाँ, बच्चों को सरकारी, लेकिन बच्चों को सरकारी नौकरी में हम नहीं पढ़ाना चाहते। उसके लिए हम पूरा मोटा मोटा डोनेशन दे करके और अपने बच्चों को दाखिल करते हैं, जिसका परिणाम हिंदी हमारी जो कहती है, जो हम कहते हैं वही लिखती भी है। हम जो कहेंगे वो ही लिखेगी, जबकि दूसरी भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहा जाए वही वो लिख दे। तो ये संस्कार वाली बात है। अब काव्य है, नहीं बिक पाएगा। मेरे मित्र हैं रामांजलि, डॉक्टर अनिल गहलोत, तो कुछ सर थोड़ा तनाव, थोड़ा दुख कभी होता है इस चीज़ का कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कविता को? नहीं, उसकी कभी दूसरी जगह पूर्ति हो रही है ना। अच्छा। जो मीडिया चल रहा है, मीडिया के ऊपर लोग बना अपना वीडियो डाल रहे हैं, मीडिया के ऊपर अपने प्रिंट करा रहे हैं, उसके ऊपर एप्रिसिएशन मिल रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है, पैसा भी बच रहा है। अच्छा, मीडिया के अंदर अब ये उसमें ई बुक आ गई है। हाँ, इसको छपवाने की आवश्यकता नहीं है, आप ई बुक डल जाएगी आप। मैंने एक साहित्य पीडिया नाम से ग्रुप है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की कि आप 25 रचनाएँ भेजिए अपनी 25 दिन में। अच्छा। और हम उन कविताओं को छापेंगे। अच्छा। 25 रचनाएँ भेजने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई आप 25 रचना और भेज दीजिए, इसमें से हम 50 पेज की पृष्ठ आपकी पुस्तक आपकी छापेंगे। अच्छा। 50 पेज में उन्होंने फिर अब पैसे की मांग की। अच्छा। 2999 रुपया भेजिए।
तो हम आपको 2 पुस्तकें देंगे और पूरा छपाई हमारी रहेगी। 2 पुस्तक छप करके आ गई। अब एक पुस्तक मेरे को कितने की पड़ी? 1,500 रुपये की। 1,500 के आसपास। अब बताइए कहाँ से छपाएगा आदमी? पहले आदमी पेट भरेगा, कविता पेट नहीं भरती है। उनका भी उनका पेट भर जाता है जो फिल्मों से जुड़ जाते हैं या व्यवसायी बन जाते हैं। हकीकत में कविता पेट नहीं भरती है। तो सर, स्टेट बैंक में अपनी सेवाएं देते हुए और ये आपकी काव्य साधना, साहित्य साधना जारी रही, संतुलन आप कैसे बना पाते थे दोनों चीज़ों में? तीसरी चीज़ परिवार भी है। कार्य अपने स्थान पर है। अच्छा। कार्य के साथ साथ में देखिए ये एक व्यसन है। जिसको ये व्यसन लग जाता है तो व्यसनी को, अभी मैं जा रहा हूँ अपने कार के ऊपर, मुझे पान खाने का मानो व्यसन है तो मैं पान खा के चला जाऊँगा। 2 मिनट समय मैं पान खाने के लिए निकाल लूँगा। ऐसे ही ये व्यसन जिसको लग जाता है वो अपना समय निकाल ही लेता है। जैसे एक बार हमारे देवेंद्र पाल जी ने यो टीवी स्टूडियो में बैठे हुए थे दूरदर्शन वाले पर, वहाँ से उनको एक गीत की आवश्यकता थी। मेरी पोस्टिंग यहाँ मेन ब्रांच में अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर थी। तो अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर तो काम बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ से मेरे पास में उन्होंने फ़ोन किया कि जन साहब ये धुन है, इसके ऊपर एक 4 लाइन लिख दो। अच्छा। मैंने कहा तुम 15 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन करना। अब मैं काम भी करता जा रहा हूँ, अब दिमाग में वो घूम भी रही हैं पंक्तियाँ, और प्रभु की कुछ ऐसी कृपा वहाँ की वो 4 पंक्तियाँ लग गई। अच्छा, काम करते करते इधर रब पे चल रहा है और इधर काम चल रहा है। इंटरनली तो वो चल रही है ना, सक्रिय हो गया ना, और वो पंक्तियाँ लिख गई। मैंने फ़ोन किया, पाल नोट कर। बोले क्या हो गया यहाँ? मैंने लिखो नोट कर फटाफट 4 पंक्तियाँ 10 मिनट बाद लिखवा दी। वो दांतों तले उंगली दबा गए उनको जो स्टेशन इंचार्ज थे कि 10 मिनट के अंदर अंदर लिख करके भी आ गई। तो ये तो उनकी कृपा है। देखिए जब उनकी कृपा होती है ना तो कुछ भी करा सकती है, जब उनकी कृपा नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सर, वैसे तो राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन हम सभी क्योंकि देश के नागरिक हैं तो कहीं ना कहीं ये कह कर कि राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं, तो अगर हम पूरी तरह से ऐसा कह देते हैं तो शायद कहीं ये युवा पीढ़ी के लिए भी सही नहीं होगा। और मैं तो अभी युवाओं को जो मेरे संपर्क में आए देखता हूँ कि BA, BSc, BCom, MA, MSc के वो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि सांसद कौन होता है, विधायक कौन होता है, सांसद और विधायक में अंतर क्या है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो ये बड़ी जो है चिंता का विषय है। और ऐसे में अगर आप जैसे या योगेश जी जैसे, हम जैसे जो भी कलाकार हैं, वो भी ये कहेंगे कि भाई राजनीति एक अलग विषय है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, तो पर समाज कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे आप 1970 के आसपास 20-22 साल की आपकी अवस्था रही होगी, और उस समय पूरा कांग्रेस का और वो जो भी एटमॉस्फियर था, इंदिरा जी और वो सारा सब, और आज जो भी आप देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य, तो क्या आप महसूस करते हैं और भविष्य में क्या संभावना हम देखते हैं राजनीति से? हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं? क्या हमारे युवाओं का फ्यूचर होगा? एक कलाकार के रूप में, एक समाज के एक जो है जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप कैसा महसूस करते हैं? एक होता है विध्वंस जी। जब तक विध्वंस नहीं होता है या ध्वंस नहीं होता है किसी चीज़ का, तब तक नव निर्माण असंभव है। नया यदि हमको कुछ निर्माण करना है तो पुराने को तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा यदि हम अपने देश के अतीत के ऊपर निगाह डालें जी, दर्द उठता है भाई साहब, भीतर से कलेजे में चसक उठती है कि नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण
इस देश के टुकड़े होना मंजूर कर लिया। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर टुकड़े हो गए। वो व्यथा वो जान सकते हैं जो उस समय शरणार्थी बने, वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वहाँ गए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से मारकाट हुई है, कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कितना आदमी मारा गया, कितना नदियों में लहू बह गया, और कितनी तो लाशों का पता ही नहीं कि कहीं तो गई कहाँ, कितनी बहन बेटियों की इज्जत टूटी है। कोई बिना भावना के या जब इस चीज़ को यदि कोई स्मरण करेगा तो उसको क्या बीतेगी उसके मन के ऊपर, वो शांत बैठ पाएगा? राजनीति में हम सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, कुछ हमारी व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी नौकरी करनी है तो आप राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, सामान्य रूप से जब हम एक सामान्य नागरिक की तरह से जी रहे हैं तो हम उससे अलग हट जाते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, कोई हो मेरा फहमे कहानी, ये कह करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रभावित हम राजनीति से ही होते हैं। जी, वही मेरा कहने का मतलब था। तो जब तक हमारे युवा, जो आने वाली पीढ़ी है, ये देश के भविष्य के बारे में गंभीरता से चिंतन तो तब करे जब उनको अपने जीवन के बारे में तो वो गंभीर हों पहले। अपनी भाषा के प्रति गंभीर नहीं है, अपने परिवार के प्रति गंभीर नहीं है। यही कारण है जिसकी वजह से समाज के अंदर ये वृद्धाश्रमों की बाढ़ आती चली जा रही है। लोग बाग मंच के ऊपर कुछ कहते हैं, करके कुछ दूसरा दिखाते हैं। किसी भी पार्टी के अभी नेताजी उसमें से जमानत पर छूट करके आए हैं। अपराधीगण तो इनके पास में पल रहे हैं। स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे, स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जिस आधार पर देश को बांटा गया, क्या वो स्थिति दोबारा नहीं बन रही है? आप स्वयं विचार करें। देश क्या कट्टरता की तरफ नहीं बढ़ रहा है? हाँ, हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्माद पैदा हो रहा है, जो स्थिति देख रहे हैं, उन्माद पैदा हो रहा है, वो चिंता का विषय है। और वो विध्वंस एक बार होगा। जब तक विध्वंस नहीं होगा तब तक इसका निर्माण नहीं होगा। कांटों पर यदि पांव चलेंगे, निश्चय ही पांवों में तीखे शूल छिदेंगे। पर जब कोई राह नहीं हो जाने की तो चलना कांटों पर होता है और भाग में शूलों का छिदना होता है। ये हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें चलना कांटों पर पड़ना ही है, चाहे लाभ नफा नुकसान नेताओं का हो, लेकिन जनता को बचना। देख रहे हैं क्या पाँवों को तुम पगडंडी ही ऐसी थी जिस पर मैं चलकर आई हूँ। कांटों का वहाँ जाल बिछाता, प्रश्न चिन्ह ताने आँखों में, भरे कंठ से फिर वह बोली, तुमने ही बिखराए हैं कांटे राहों में, तुमने ही ये घाव किए मेरी बाहों में, और तुम्हारे कारण ही ये जड़ी चोरिया गोटे और सितारों वाली फटी हुई है। मुख पर घूंघट मुझे बताओ कैसे डालूं, तार तार लहंगा है कैसे लाज बचा लूं, कैसे कह दूं मैं दुनिया से मैं दुल्हन हूँ। दुल्हन का श्रृंगार अनोखा होता है, दुल्हन का व्यवहार अनोखा होता है। दुल्हन की आंखों में सोया करते सपने, दुल्हन के साकार हुआ करते हैं सपने। मैं दुल्हन हूँ जिसके सपने टूट गए हैं, बड़ी अभागिन हूँ मैं, अपने छूट गए हैं। और अभागिन को मन ही मन में गलना होता है, और भाग्य में शूलों का छिदना होता है। मौन तोड़कर बोल उठी है। ये मैंने अपने भारत माता के मन की पीर को इन शब्दों में। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर बातें तो बहुत हैं, फिर कभी जब अवसर मिलेगा तो फिर आपसे बातचीत करेंगे, जब भी ठाकुर जी विधान बनाएंगे। और अब हम साक्षात्कार की पूर्णता की ओर हैं, तो मुझे तो जो भी प्रश्न करने थे मैं कर चुका हूँ। आप कुछ अपने मन के भाव, मन के उद्गार, कोई विशेष संदेश खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी के लिए, खास तौर से हमारे युवाओं में जिनकी रुचि है कविता के प्रति, काव्य के प्रति, उनके लिए अगर आप कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहें। छोटी सी बात कहना चाहूँगा जी, कि कृपया अंग्रेजी का मोह त्याग कर हिंदी से नाता जोड़ें। हिंदी हमारी सब प्यारी भाषा है। जो कुछ हम हिंदी में अभिव्यक्त कर सकते हैं उसको
हिंदी के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सकता है, दूसरी कोई भाषा ऐसा नहीं है जो उसको अभिव्यक्त कर सके। हमारे नाते अलग हैं, हमारे संबोधन अलग हैं, हमारा प्यार अलग है, हर चीज़ का भाव के अनुसार हमारे यहाँ एक एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो एक तो अपने देश के प्रति, अपने देश की जो भाषा है उसके प्रति अपना लगाव रखें, और यदि काव्य के अंदर रुचि है तो छंद की ओर जुड़ें, छंद से जुड़ें, छंद को सीखें। क्यों कि छंद के बिना कुछ भी नहीं है। छंद वेदों का पाँव है, छंद वेदों का पाँव है, बिना छंद के कविता नहीं हो सकती। छंद के ज्ञान के बिना हम कविता करना चाहते हैं, ये उसी तरह से है जैसे आग जलाना चाहते हैं लेकिन ईंधन हमारे पास में नहीं है। इसी के साथ साथ में आपके माध्यम से जो मेरी आपने बात सुनी उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके समस्त श्रोताओं को और दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आभार सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे जब भी ठाकुर जी विधान बनाएंगे फिर आपसे भेंट होगी। तो दोस्तों, आज हमने मुलाकात की महेश चंद जैन ज्योति जी से, और बहुत अच्छा लगा होगा आपको देखकर, मुझे विश्वास है। और आगे भी हम आपको ऐसे ही विशेष व्यक्तित्वों से मिलाते रहेंगे, आप तक उनकी बातें पहुंचाते रहेंगे, उनके संदेश पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे।